नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में हमारी कोशिश होती है आपके उन सभी सवालों के जवाब देने की जो आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से जुड़े हैं। उलझन फंड चुनने को लेकर हो या फिर फंड से बाहर निकलने को लेकर, हर तरह की उलझन का समाधान हम आपको देने की पूरी कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। म्यूचुअल फंड में 11 लाख के निवेश पे अगर 4 लाख का मुनाफा दिख रहा है तो क्या प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर होगा? पोर्टफोलियो में कितने इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स रखना ठीक है? पति पत्नी अगर दोनों म्यूचुअल फंड में अलग अलग निवेश करते हैं तो दोनों पोर्टफोलियो के बीच तालमेल कैसे बिठाएं? और फंडनामा में हम आज जानेंगे कि टैक्स सेविंग के लिए इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम बेहतर है या फिर एनपीएस। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ ही जुड़ गई हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे। पूजा, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच स्वाति, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत बढ़िया। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है ऋषभ अग्रवाल। ऋषभ जी मैम, यस। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी मैम, मैं जानना चाहता था कि मेरा जो एटीसी सेक्शन है उसका जो टैक्स बेनिफिट है मैं वो ईएलएस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करता हूँ। अच्छा। तो मैं जानना चाहता था कि ईएलएस कैटेगरी में कितने फंड्स होने चाहिए एक इन्वेस्टर के पास। जैसे कि मेरे पास 3 जो है फंड्स हैं। एक आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ, मेरी 3000 की एसआईपी है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी 6000 की एसआईपी है इसमें। और कैनरा रोबोको टैक्स सेवर फंड, उसमें मेरी 3000 की एसआईपी है। तो मैं एक्चुअली जानना चाहता था कि मतलब आइडियली कितने होने चाहिए अगर कोई इन्वेस्टर है कि वो एटीसी सेक्शन अपने ईएलएस के थ्रू कंप्लीट करे। ऑलराइट। और किसी पर्टिकुलर फंड को लेकर भी आपके कुछ सवाल थे आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ को लेकर? यस मैम, एक्चुअली जहाँ तक एक्चुअली 2019 में आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ जो है काफी रिकमेंड किया जाता था कि मतलब ये फंड जो काफी अच्छा है, लेकिन अब वो रिकमेंड नहीं किया जाता। तो इन्वेस्टर क्या है कि हर साल रिकमेंडेशन चेंज होती है। तो मैं जानना चाहता था कि ये फंड मतलब आगे जैसे कंटिन्यू करने के लिए, जैसे कि क्योंकि काफी इसका एक्सपोजर मिड कैप और स्मॉल कैप में है, तो मैं जानना चाहता था कि इन्वेस्टर इसके साथ बने रहे या फिर मतलब किसी स्विच करने का सोचे। आप इसके रिटर्न से खुश हैं कि नहीं है? हाँ मैम, मैं एक्चुअली मैं इसके रिटर्न से खुश हूँ, लेकिन क्या है कि मैं इसके रिटर्न से मुझे कोई इशू नहीं है इसके रिटर्न से, लेकिन मैं जानना चाहता था लेकिन फिर भी इसका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट क्या है कि ये अंडर परफॉर्मेंस इसका कंटिन्यू तो नहीं रहेगा। ओके। पहली बात तो आपकी उम्र सिर्फ 25 साल है और आपने फिर भी काफ़ी अच्छी खासी जानकारी अपने निवेश से जुड़ी हुई या म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई जोड़ ली है, इसके लिए बधाई। और अब पहला सवाल इनका 3 या 4 या 5 क्या लिमिट, क्या नंबर है कि उसके आगे अगर आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए? जी, सबसे पहले तो स्वाति मैं भी यही कहूंगी कि 25 साल की उम्र में इन्होंने टैक्स सेविंग के लिए भी ईएलएसएस का चुनाव किया है, जो काफी लोगों ने बहुत लेट से इसका चुनाव किया है और बाकी भी इन्होंने काफी अच्छे खासे फंड्स ले रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो सबसे पहला सवाल ऋषभ जो आपका है, कितने फंड्स होने चाहिए, क्योंकि मैंने देखा आप 12,000 प्रति माह डाल रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 लाख की जो आपको छूट मिलती है वो पूरा का पूरा आप ईएलएसएस से ही उसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो आप 2 या 3 स्कीम मैक्स से मैक्स ले सकते हैं। आप स्कीम का चुनाव इस तरीके से करें जिस हिसाब से आपने आपके सवाल में भी पूछा था कि आदित्य बिरला का आपको इसके लिए आप स्कीम के बारे में जानना चाहते थे क्योंकि उसमें मिड कैप ज्यादा है और आप समझते हैं मार्केट कैप को। आपने काफी अच्छी तरीके से विस्तार में हमें लिख के भेजा था कि मार्केट कैप्स जो हैं वो अलग अलग समय पे वॉलेटिलिटी के हिसाब से आपको रिटर्न देते हैं। तो वैसे ही जैसे स्कीम का चुनाव हम करते हैं, हम अकॉर्डिंगली मार्केट कैप जो वो पर्टिकुलर स्कीम में फंड मैनेजर ने चुनाव कर रखा है उस हिसाब से आप 2 या 3 मैक्सिमम स्कीम ले सकते हैं ताकि आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाए।
नॉर्मली ईएलएसएस फंड जो होता है वो एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ही होता है। तो जैसे आपने एक्सिस लॉन्ग टर्म कैनरा रोबेको का जो चुनाव किया उसमें ज्यादातर आपको लार्ज कैप देखने को मिला होगा पोर्टफोलियो में, और आदित्य बिरला, क्योंकि सही आपने उसको नोटिस किया है, ज्यादातर मिड कैप है। इनफैक्ट मैंने देखा आराम से लगभग 40 to 45% मिड कैप में है, और पिछले 3 साल का उसका रिटर्न विजाविज दूसरे स्कीम के सामने थोड़ा बहुत कम है। तो इस वजह से शायद कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया रहेगा। लेकिन क्योंकि मिड कैप में भी अब रैली धीरे 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 आगे जाके आपको देखने को मिलेगी, और जैसे हर मार्केट कैप हर बार आपको लार्ज कैप में ही रैली देखने को मिले ऐसा जरूरी नहीं है, ये चीज आप भी समझते हैं। तो डिवर्सिफाइड अगर पोर्टफोलियो हम बात करते हैं तो ईएलएसएस कैटेगरी में आपने डिवर्सिफिकेशन के हिसाब से बराबर चुनाव किया है। और एसआईपी है स्वाति, नॉर्मली एसआईपी में ही तो हम एवरेजिंग का लुफ्त उठाते हैं। तो लार्ज कैप का भी ज्यादा पोर्टफोलियो हो गया, मिड कैप का भी ज्यादा पोर्टफोलियो हो गया, तो आपको अच्छा खासा पोर्टफोलियो मिक्स हो गया है आपका। तो उसमें मेरे हिसाब से आप बिल्कुल भी चेंजेस ना करें। और एक चीज भी मैंने नोटिस की ऋषभ, आपने कहा कि 3 साल पहले हम ये फंड कहते थे, अब हम कोई और फंड, तो ये तो चलता रहेगा। देखिए जैसे पास्ट रिटर्न्स जिस हिसाब से आते हैं, आप उस हिसाब से 2 साल बाद पूछेंगे तो शायद हम डीएसपी या कोई और फंड के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस वजह से आपको आपकी स्कीम में निकलना है कि बिल्कुल भी नहीं, आपको ये देखना है कि आपकी स्कीम ने आपको कितना रिटर्न दिया है, अपने बेंचमार्क को बीट किया है, और डिवर्सिफाइड है कि नहीं आपका पोर्टफोलियो, और लंबा समय आपका टाइम होराइजन है, तो आप बने रहे। आप हड़बड़ी में, क्योंकि अब इस तरीके के रिकमेंडेशंस आ रहे हैं और आप चेंज करें या बिल्कुल भी ना करें। ऋषभ, यस मैम, क्लैरिटी मिल गई? या मैम एक्चुअली मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो पे भी क्या है कि आप अगर थोड़ा रिव्यू दे पाएं सर। हालांकि पूजा ने कह दिया, लेकिन एक बार फिर से पूजा रिपीट कर दीजिए इनके पोर्टफोलियो पर आपकी राय। जी स्वाति, मेरे ख्याल से ईएलएसएस के अलावा भी इन्होंने कुछ 2-3 स्कीम ले रखी है। के बारे में मैं कि एक तो इन्होंने एक्सिस ब्लू चिप ले रखा है, जो डेफिनेटली लार्ज कैप कैटेगरी के हिसाब से काफी बढ़िया पोर्टफोलियो है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप भी एक अच्छा डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है विद इंटरनेशनल एक्सपोजर। मोतीलाल ओसवाल एसएनपी 500 जो ले रखा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन्होंने ज्यादा रिटर्न देखते हुए ले रखा होगा, क्योंकि इंटरनेशनल फंड है। 1 साल भी मेरे ख्याल से अभी तक नहीं हुआ है, लास्ट ईयर ही ये फंड लॉन्च हुआ था। तो इंटरनेशनल फंड में थोड़ा बहुत रिस्क होता है, लेकिन आपकी उम्र को देखते हुए लगता है अगर आपका टाइम होराइजन लंबा है, अगर आप इसमें बने रह सकते हैं, आप जोखिम उठा सकते हैं, एक प्योर प्रॉपर इक्विटी फंड को आप मैनेज करें आपके पोर्टफोलियो में, तो आप रखें। लेकिन इंटरनेशनल फंड को जरा रिव्यू करते रहिए, क्योंकि उसमें आपको रिस्क ज्यादा हो जाता है विजाविज डोमेस्टिक फंड्स। तो ये चीज का ध्यान रखें। तो ऋषभ, आपके पोर्टफोलियो में जितने भी फंड है अभी उसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। आप काफ़ी इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर साउंड करते हैं, बस आपको टाइम टू टाइम इसको रिव्यू करते रहना है, ठीक है? या थैंक यू मैम, यू आर वेलकम। अगला सवाल लेते हैं। सुधीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। सुधीर जी, हाँ नमस्कार मैडम। नमस्ते सर, कैसे हैं? बस बढ़िया मैडम। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैडम, मैंने 2010 से 2015 तक एसआईपी के जो कई फंड लिए थे, उनमें से एक था आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड। तो उसमें 62,000 का मैंने इन्वेस्ट किया था, और उसका कॉर्पस वैल्यू अभी 1.7 लाख है, 1,70,000 के लगभग है अभी। तो 2015 में मैंने ये फंड बंद कर दिया था और दूसरे फंड में स्विच कर लिया था। अब इस फंड में मैं बना हूँ अभी, तो इससे निकल जाऊं या एसआईपी मैंने बंद कर दी 2015 में, इसमें बना रहूं या निकल जाऊं? ओके, पहले मैं ये जान लूं कि आपने 2015 में इस फंड में एसआईपी क्यों बंद की थी? मैडम मैंने शुरू में ही 5 साल के लिए लिया था और बाकी दूसरे फंडों में स्विच कर लिया था, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन था, तो इसमें बंद कर दिया था, लेकिन पैसे की जरूरत नहीं थी तो मैंने निकाला नहीं इसमें से। आपने परफॉर्मेंस के हिसाब से। और आपके पोर्टफोलियो में सॉरी मैं 1-2 सवाल और कर लेती हूँ आपसे। आपके पोर्टफोलियो में और क्या है, कौन कौन सी स्कीम्स हैं, आपको याद है? मैडम एक अभी रिसेंट में तो एबीएफएल डिजिटल इंडिया फंड है, पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप है, और इसमें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। और मैडम अभी 2 फंड और जोड़े गए, एक्सिस फोकस 25 और
एक एक्सिस का ब्लू चिप फंड। और आप किस बेसिस पे चुनते हैं ये सारे फंड्स सुधीर जी? जी मैडम, मैं मतलब नेट पे देखकर ही चुनता हूँ, मतलब जैसे अच्छा, आप खुद अपना रिसर्च परफॉर्मेंस करते हैं और उसके हिसाब से आप कॉल लेते हैं। जी जी, डायरेक्ट। और मैंने स्विच इसलिए भी किया कि मैंने अब डायरेक्ट फंड में लगाता हूँ, अच्छा, ARN नहीं लगाता हूँ। आप ओके, आप इसलिए भी डिस्ट्रीब्यूटर मैंने के switch थ्रू नहीं किया। जा रहे हैं, आप अपने आप ही कर रहे हैं सब कुछ। जी जी। ओके, वैल्यू फंड में नॉर्मली पूजा वक्त लगता है रिटर्न दिखने में। सब कहते हैं कि भाई कम से कम 7-8 साल का वक्त लेके चलो, उसमें आप 4-5 साल के लिए, हम कहते हैं नॉर्मली इक्विटी के लिए ठीक है, लेकिन इसमें खासकर वैल्यू में 7-8 साल का नज़रिया लेके चलेंगे तो बेहतर होगा। इस पर्टिकुलर फंड पे, स्कीम पे आपकी राय क्या है, IDFC स्टर्लिंग वैल्यू फंड? जी बिल्कुल। देखिए स्वाति, ये जो पर्टिकुलर फंड है IDFC, ये मैंने नोटिस किया, सबसे पहले तो ये एक स्मॉल और मिड कैप फंड था। उसके बाद स्टर्लिंग इक्विटी 2011 में ये स्टर्लिंग इक्विटी हुआ। उसके बाद अभी 2018 में जब कैटेगराइजेशन हुआ, तब ये एक प्योर वैल्यू फंड में चेंज हो गया। और जैसे आपने वैल्यू फंड बताया, वो नॉर्मली अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में निवेश करते हैं और उसके लिए उसकी वैल्यूएशन आने को या उसमें रिटर्न देखने को, हालांकि नॉर्मल इक्विटी फंड के सामने हमें डेफिनेटली कुछ समय लग जाता है, 7 साल 8 साल जैसे, जिस हिसाब से। लेकिन एक चीज यहाँ पे हमने नोटिस की, जैसे सुधीर जी ने कहा, उन्होंने पहले SIP करी, फिर SIP स्टॉप करी। ये मैं कहूंगी यहाँ पे स्वाति, बहुत टाइम ये होता है कि हम कोई भी रीजन से आप SIP शुरू कर देते हैं, उसके बाद हम SIP स्टॉप करते हैं और उसमें फिर वो पैसा बना रहता है। अब उसका वैल्यूएशन या उसका रिटर्न डिजर्विस एक चलती हुई SIP, मतलब समझो ना, कोई और बंदे ने सेम IDFC वैल्यू में SIP कंटिन्यू करी होती और अब उनका पोर्टफोलियो देखते तो काफी फर्क होता। यहाँ पे SIP बंद करने की वजह से ये इतना ज्यादा उनको रिटर्न देखने को नहीं मिला होगा। फिर भी अभी मार्केट्स ऊपर है, थोड़ा बहुत वैल्यूएशन उनको फिर भी देखने को मिला होगा। मैं देख रही हूँ पिछले 5-7 साल में तो फिर भी ये फंड ने एक आराम से 14% के आसपास रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में काफी कम रिटर्न थे। लेकिन जो टेक्निकल बात है वो ये है कि जब आप SIP बंद करते हो तो आप मौका देखते ही वो लमसम को भी उसे शिफ्ट कर दो। जब भी आपको मौका मिलता है मार्केट में एंटर करने का, आप उसमें से, हम प्रॉफिट बुकिंग का टर्म यूज करें, रीबैलेंसिंग का टर्म यूज करें, लेकिन उस फंड से आप निकल जाएं। दूसरी बात, स्मॉल और मिड कैप को ही ये टारगेट करता है और हम देख रहे हैं फिलहाल तो लार्ज कैप की ही रैली है। मिड कैप में फिलहाल थोड़ी बहुत हमें फिर भी देखने को मिली है, लेकिन स्मॉल कैप फिर भी इतने खास रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं। और मैंने पढ़ा इन्होंने कहीं ना कहीं बाकी सारी स्कीम्स में भी ले रखा है, जो एक काफी सारा डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जैसे निपॉन स्मॉल है, मेरा इमर्जिंग ब्लू है, अगेन आदित्य बिरला डिजिटल फंड है, एक थीमेटिक फंड है, तो उसमें भी आपको 3 से 5 साल में रिव्यू करना जरूरी है। मार्केट के उतार चढ़ाव जो होते हैं उस हिसाब से एक प्योर इक्विटी फंड में तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब थीमेटिक फंड्स की बात आती है या वैल्यू फंड्स की बात आती है, रिव्यू करना जरूरी है। तो स्ट्रेटली अगर आपको इसमें आपको प्रॉफिट तो देखने को मिला ही है सुधीर जी, तो मेरी सलाह में अगर आपका कोई नियर बाय गोल है या ऐसा कुछ है तो आप इसमें से निकल जाएं। और अगर कोई गोल नहीं है, तो अगर लक्ष्य नहीं है कोई नियर बाय, तो क्या कंटिन्यू करने की सलाह होगी? नियर बाय अगर लक्ष्य नहीं है स्वाति, तो अगर इनकी एज, इनकी एसेट एलोकेशन, रिस्क एपेटाइट, उस हिसाब से हम इन्हें सलाह कर सकते हैं। अगर ये यंग इन्वेस्टर हैं तो फिर भी स्मॉल कैप में रैली के लिए वेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, SIP बंद है तो रिटर्न देखने को नहीं मिल सकती है जितना हम एक लमसम में इन्वेस्ट निवेशक को बोल सकते हैं। मेरी सलाह में फिर भी आप स्विच कर दें, क्योंकि मैंने जब इस फंड के बारे में और टेक्निकलिटीज देखी तो जब हम रेशियोज देखते हैं तो एक इंटरेस्टिंग, ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन है या शार्पे सॉर्टिंग और रेशियोज हैं, ये सारे के सारे रेशियो बेंचमार्क के सामने नेगेटिव हैं। अच्छा। तो पुअर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखने को मिला है इस पर्टिकुलर स्कीम में। और काफी नेगेटिव होने के कारण मेरे सलाह में अगर आप निकल ही जाएं अभी तो बेहतर रहेगा। यहाँ तो डिवर्सिफाइड में डाल दें, मौका देख के, या बैलेंस एडवांटेज में डाल दें तो भी ठीक है, अभी के हालात देखते हुए प्योर इक्विटी में नहीं जाना हो तो। ओके जी, ऑलराइट। सुधीर जी, जी मैडम, तो आपको एक लाइन में जवाब अगर है तो आप इससे रिडीम कर सकते हैं निवेश को, और इसे आपके पास ऑलरेडी 5-6 फंड्स हैं, आप उसी में किसी में डाल दीजिए। नया फंड मुझे लगता है कि इस वक्त ऐड करने की ज़रूरत नहीं है आपको।
जी ठीक जी है, जी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आज आपके सवालों के जवाब दे रही हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे। अगला सवाल लेते हैं। सवाल अनिल ऋषिकेश हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषिकेश जी नमस्ते। ऋषिकेश जी, सर आपको आवाज आ रही है मेरी? ऋषिकेश जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मैडम, आ भी आवाज। चलिए बढ़िया, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा सवाल ये है कि मैंने 11 लाख के करीब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया था और मुझे उसमें करीबन 4 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। बहुत बधाई हो। तो मैं उसमें अभी प्रॉफिट बुक करना चाहता हूँ। क्यों तो प्रॉफिट क्यों बुक करना चाहते हैं? कोई लक्ष्य है आसपास? जी नहीं, मैंने एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था, लेकिन चूंकि अभी मुझे करीबन 30 से 40% का मुनाफा हो रहा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं मुनाफा बुक कर लूँ तो क्या वो सही होगा, और अगर करना है तो म्यूचुअल फंड में किस तरीके से करना चाहिए? ओके, हम हर हफ्ते एक सवाल ऐसा ले रहे हैं क्योंकि ये सवाल बहुत ही आजकल हमारे पास हमसे पूछे जाते हैं। जब 4 लाख का मुनाफा दिखता है और ये डर लगता है कि बाज़ार इतना अनसर्टेन जिस तरीके से बिहेव करता है पूजा, कि ये पैसे निकाल के कहीं सेफ जगह पार्क कर दिया जाए, तो क्या वो बेहतर ऑप्शन है या फिर इसे हम कंटिन्यू करें लंबे वक्त में तो ज़्यादा मुनाफा होगा हमें? जी देखिए ऋषिकेश जी, क्योंकि जैसे स्वाति ने कहा अभी इस तरीके का एक माहौल है, लोगों को लगता है जैसे ये लाइफ टाइम हाई है, लेकिन ये लाइफ टाइम हाई नहीं है। अभी तक तो और आगे बहुत कुछ है। अगर आपका लक्ष्य दूर है ना, 7 साल 10 साल के हिसाब से, तो आप इसमें बने रहे। क्यों मालूम है? अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, प्रॉफिट बुक करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर हम उसे किसी भी डेट फंड में डालेंगे तो आपके रिटर्न्स काफी अफेक्ट होंगे, और फिर आप सोचेंगे कि अब मैं उस समय पे एंट्री लूंगा जब मार्केट्स नीचे होंगे। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले 4 महीने से जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर रखा है उन्हें ऐसी कोई एंट्री मिली नहीं रही है। तो वो रैली के सामने अगर जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया है उनके पोर्टफोलियोज आज ऊपर हैं। मैं एक और किस्सा यहाँ पे सुनाऊंगी स्वाति। जब लास्ट वीक ऑफ जनवरी थी तब काफी मार्केट्स नीचे थे, अराउंड 46,000 के आसपास का सेंसेक्स था। लोगों को लगा कि बजट डे है, 1 तारीख को शायद और कुछ होगा, और हम उस हिसाब से तैयारी में थे, 1 या 2 तारीख के हिसाब से। आपने देखा पहले 2 दिन में ही 4,000 का आपको बढ़ोतरी देखने को मिली थी बजट में। 2,500 का सेंसेक्स बढ़ा था, दूसरे दिन 1,500। जिन्होंने 29 जनवरी को इस तरीके से लिक्विड से स्विच करके इक्विटी में डाला, उनको T+1 डे के हिसाब से एनएवी मिलती है। तो उनका सोचो, और आपने खुद ने देखा, हमने अभी सेबी के रूल्स के हिसाब से कैटेगरी जो काफी सारे कंप्लायंस आए हैं कि जैसे ही आपके जो एनएवी है वो फंड रियलाइजेशन के बाद मिलती है। Correct. तो इस तरीके का आप टेक्निकलिटी में जाएंगे ना ऋषिकेश जी, तो आपको लगेगा मैंने लो एनएवी के दिन तो बुक किया था, लेकिन आपको एनएवी जो मिलेगी वो कहीं ना कहीं हाई एनएवी। मतलब ये एक क्लासिक एग्जांपल हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर पूरा मार्केट 4,000 का आपको वहां पे देखने को मिला। दूसरी अगर आपका लक्ष्य दूर है तो आप बने रहे। हाँ, 2-3 चीजें खाली शॉर्ट में बता देती हूँ। अगर आपको लगता है एसेट एलोकेशन जो है वो अब इक्विटी में बहुत ज्यादा है, थोड़ा डेट बनाना है एज के हिसाब से, तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करें। दूसरी, अगर कोई इस तरीके की स्कीम है जैसे हमने पहले देखी वैल्यू फंड, या जिसमें आपको लगता है कि ज्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती, तो आप स्विच करें। तो रिस्क एपेटाइट आपका क्या है? अगर आपको लगता है मैंने बहुत मार्केट में देख लिया उधर चढ़ाव, मार्च के महीने में मेरी क्षमता नहीं थी और अब मुझे उसमें प्रॉफिट दिख रहा है, तो मुझे ये बना लेना है, तो एक रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो काफी इंडिविजुअल डिफरेंट व्यू होता है। आपके दिमाग में इनमें से कोई बातें बैठती है और आपको लगता है कि मुझे प्रॉफिट बुक करना है, तो आप फिर भी एक बैलेंस एडवांटेज या इस तरीके के फंड में डाल सकते हैं, और तो आप रुक सकते हैं इसमें। ओके, तो ऋषिकेश जी, अगर लक्ष्य दूर है तो अभी इस वक्त
सिर्फ मुनाफा वसूली के लिए मुनाफा वसूली ना करें। और कभी आई थिंक पूजा हम लोग एक दिन एक कोई चार्ट बनाकर भी अपने दर्शकों को दिखा सकें कि जो लोग बीच में मुनाफा वसूली करते हैं, मान लीजिए 10 साल का लक्ष्य था, 10 साल के लिए निवेश करना था, बीच में मुनाफा वसूली करते गए तो उनके पास कितना कॉर्पस एंड ऑफ 10 ईयर्स होता है, और जो लोग नहीं करते हैं उनके पास क्या कॉर्पस होता है। इसका एक कंपैरिजन करके अगर दिखा सके तो शायद दर्शकों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। अब यहाँ पर हम रुख करते हैं अपने खास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। और इस हफ्ते फंडनामा में अपने एक्सपर्ट से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो टैक्स सेविंग के दो विकल्प है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम और एनपीएस, इन दोनों में बेहतर क्या है। पूजा, वक्त थोड़ा कम है तो संक्षेप में अगर आप बता सकें। जी बिल्कुल। देखिए, टैक्स सेविंग के लिए नॉर्मली एटीसी में बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन ईएलएसएस, एनपीएस इस तरीके के भी ऑप्शंस हैं। दोनों में से बेहतर मेरे हिसाब से ज्यादा इसमें कंपैरिजन की बात ही नहीं आ जाती, क्योंकि एनपीएस एक अप टू 60 रिटायरमेंट के लिए प्रोडक्ट हो जाता है और ईएलएसएस एक 3 साल लॉक इन प्रोडक्ट है, प्योर इक्विटी प्रोडक्ट है। तो अगर सीधा अगर आपको थोड़ा कंजर्वेटिव रहना है, रिटायरमेंट के लिए सेविंग करनी है, तो आप एनपीएस का चुनाव कर सकते हैं। और अगर आप मार्केट की वॉलेटिलिटी को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप ईएलएसएस का चुनाव कर सकते हैं। और इसमें एनपीएस का भी आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। जैसे एटीसी में 1.5 लाख तक आपको ईएलएसएस में निवेश करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा, और एटीसीसीडी में आपको एडिशनल 50,000 एनपीएस में भी मिल जाएगा। और इनफैक्ट एनपीएस में भी अभी काफी ऑप्शंस हैं, आप ऑटो चॉइस या एक्टिव चॉइस ले सकते हैं, उसमें भी इक्विटी 75% तक आपको मिल जाती है। टैक्सेशन के हिसाब से भी देखा जाए तो दोनों के अलग अलग टैक्सेशन रूल्स हैं। उसमें आपको 1 लाख के ऊपर इसमें आपको 60% तक टैक्स फ्री है, उसके बाद एन्युटी है। तो मेरे हिसाब से एक तो अभी का जो समय है, जो आप सोच रहे हैं ईएलएसएस या एनपीएस, ठीक है अभी तो मार्केट्स ऊपर है, लेकिन एक चीज जरूर ध्यान में रखें, ये मैं जरूर कहना चाहूंगी यहाँ पे स्वाति, के नॉर्मली हम टैक्स सेविंग की बातें जनवरी, फरवरी और मार्च में ही करते हैं, लेकिन अगर सब लोग अगर ईएलएसएस में निवेश करना चाहते हैं, जैसे लम्स है या कोई और तरीका है, आप जैसे लास्ट ईयर तो मार्च से लेके सितंबर अक्टूबर तक काफी मौके मिले थे, तब हमने नहीं सोचा, लेकिन अब क्योंकि डालना है इसके लिए तो आप डेफिनेटली अप्रैल से शुरुआत कर ले। जैसे पीपीएफ वगैरह की भी बात करते हैं, अप्रैल में ही करना चाहिए आप लोगों को। तो दोनों विकल्प अच्छे हैं, दोनों के रिस्क जो है उसको समझ के अपने पोर्टफोलियो में क्या एडजस्ट होता है, क्योंकि एनपीएस में एक लॉक इन है और आपको एक कंजर्वेटिव साइड देखने को मिलता है, और एक क्योंकि लंबा समय है आप उसमें डिसिप्लिन रहेंगे, ईएलएसएस में शायद 3 साल बाद आप निकल जाएंगे। तो दोनों के जो बेनिफिट्स हैं आपको आपके लिए कौन से बैठते हैं आपके पोर्टफोलियो में, उस हिसाब से आप चुनाव करें। तो दोनों में अपने अपने सबके प्रोज और कॉन्स तो नहीं, लेकिन अपने फीचर्स हैं, और वो एक निवेशक को देखना है कि उसके रिस्क एपेटाइट या उसकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल से क्या मैच करता है, ज़्यादा बेहतर तरीके से उसमें जाए। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और आपको अपने सवाल जहां हमें भेजने हैं वो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। सवाल जब भी भेजते हैं तो प्लीज़ नाम और नंबर ज़रूर लिखिए। जब आपको हम कॉल करते हैं तो फ़ोन भी उठा लीजिए ताकि आपसे हम बात कर सकें और आपके सवाल को बेहतर तरीके से समझ सकें। फ़िलहाल के लिए शो में इतना ही। बने रहिए जी बिज़नेस के साथ। नमस्कार।